कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 37 मात्र 37 बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में बवाल मचाता है और बिल्कुल एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चंस में से रहना ही है। इस साल के लिए भी भाई साहब ये 37 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, जिसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आप समझ जाइए भाई साहब कि एग्जाम में जाकर के बायोलॉजी में आप गर्दा उड़ा सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। मतलब आपको, अगर आप हमको नहीं पता कि आप बायोलॉजी कितना पढ़े हैं नहीं पता है, वो आपको पता होगा। अगर भाई साहब ये 37 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन सही बना ले रहे हैं तो समझिए भाई साहब कि बवाल मचा आप एग्जाम में, ओनली बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बाद अगर सीरीज अच्छा लगा बायोलॉजी का तो आप जरूर कमेंट करेंगे, तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम ला देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि 37 में से अगर आप 30 क्वेश्चन सही बनाए तो समझ जाइए कि बायोलॉजी का तैयारी आपका बवाल है और आप एग्जाम में गर्दा मचाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही 37 क्वेश्चंस प्लस इसके कंसेप्ट को समझेंगे। हम कोई भी चीज देखेंगे कंसेप्ट के साथ देखेंगे, रटना नहीं है। रटिएगा साइंस मैथ तो बिल्कुल भाई साहब समझ जाइए कि वो जिंदगी में कुछ काम आने वाला नहीं है। चीज़ों को समझेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। हालाँकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग समझेंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएँगे, ठीक है ना? तो आपके लिए बिल्कुल 37 क्वेश्चन जो है ना रामबाण साबित होने वाला है। इसको बिल्कुल भाई साहब आप, एक अमृत है जिसको मान लीजिए आपको घोर के पी जाना है। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन्स को, बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना? और आपको पता है कि ये बायोलॉजी अब समय इतना ज़्यादा कम रह गया है कि आपके पास पूरा का पूरा जो है सिलेबस पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हार्डवर्क उतना करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, रह जाएगा पीछे। अब आपके पास स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। आप उतना ही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़े, और मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि ये 37 क्वेश्चंस पढ़िए और इसके बाद एग्ज़ाम में जाकर बैठ के देखिएगा, तब कहिएगा कि हाँ भाई साहब क्या क्वेश्चंस था, बिल्कुल बवाल। तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। और जो हमारे पास जितने 37 ललन टॉप क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल कसम खा के भाई साहब आपको याद करना ही है किसी भी तरीका से, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं और आज का ये थोड़ा-सा मोटिवेशन कोट देखते हैं। जब सब कुछ ईज़ी है जब सब कुछ ईज़ी है जब तक आप बिज़ी हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर भाई साहब कि आप जब तक काम कर रहे हैं, आप काम में लगे हुए हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक हर चीज़ आपको लगेगा बहुत ही आसान है। लेकिन भाई साहब उस चीज़ को जब आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं उसमें लगे हुए हैं, तो वो चीज़ आपको मतलब एक तरह से लेज़ी की तरह, आलसी की तरह बैठे हुए, तो वो कभी भी आपको ईज़ी नहीं रहेगा। हर वस्तु, हर तरह का कार्य, हर तरह की परिस्थिति तभी हमारे फ़ेवर में होती है, जब हम कुछ काम करते हैं या फिर उसके फ़ेवर में हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो आपको भी बिल्कुल ध्यान रखना है भाई साहब कि ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके लाइफ़ का प्रथम जो है सर्टिफ़िकेट मिलता है और हर कोई जानना चाहता है कि आपका मार्क्स कितना आता है। ठीक है ना? तो इसमें आपको कहीं से भी थोड़ा-सा भी अब समय नहीं रहा है कि आप थोड़ा-सा भी लेज़ीएशन कीजिए, थोड़ा-सा भी आलसीपन कीजिए। कसम खाइए भाई साहब कि किसी भी तरह एग्ज़ाम तक हमें ज़रूर अच्छे से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन्स हम डाल रहे हैं, उस क्वेश्चन्स को अच्छे से पढ़िए या फिर कहीं से आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से देखिए, परखिए और थोड़ा-सा क्वेश्चन बैंक की तरफ ध्यान दीजिए और देखिए थोड़ा-सा उसको किसी भी तरह से जो है कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम लोग एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे या फिर इस तरह का और भी चाहिए सब्जेक्ट में, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? और बताइएगा आपका जो भी सजेशन होगा बिल्कुल हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बवाल तरीका से आप देखिए करके, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब कि हमेशा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा यकृत, यकृत को कभी-कभी आप ध्यान लिखिए लीवर भी कहते हैं हम लोग, लीवर। कभी-कभी विक्र कहेगा, विक्र, बात समझ गए? वृक्क, तो इसको हम लोग कहते हैं किडनी, किडनी, ठीक है ना? ये दोनों जो बेसिकली है भाई साहब, वो क्या है भाई साहब, उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना? ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है क्या कि हमारी जो भोजन भोजन जो है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है हमारी भोजन का पाचन, ठीक है ना? अंत कहाँ होता है? तो अमाशय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, देखिए पोषण दो तरह का होगा, एक जो होगा स्वपोषी या दूसरा परपोषी। तो श्वसन दो तरह का होगा। तो स्वपोषी में क्या होगा कि दूसरे पौधे पर या दूसरे जंतु पर या दूसरे जीव पर जो स्वपोषण वाले क्रिया वाले जितने भी जीव होंगे, वो दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पर जो निर्भर नहीं होंगे, वैसे जीवों को हम स्वपोषण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन आ जाएगा? पेड़ पौधे।
तो स्व पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? पर्णहरित जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। क्योंकि जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है, अपना जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशंस जो है, ठीक है ना, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई साहब? वो प्राप्त करते हैं भाई साहब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पादपों में स्वपोषी पोषण जो है किसमें पाया जाता है? पादपों में। जीव जंतुओं में कौन सा पोषण पाया जाता है भाई साहब? वो परपोषी, क्योंकि हम दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। दूसरा करेगा ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? तो C6H12O6, ये तो सबको ही जानता है। और इसको ग्लूकोज हो, इसको हम लोग बेसिकली याद आपको रखना है रासायनिक फॉर्मूला के साथ साथ इसको रासायनिक नाम ग्लूकोज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इसके अलावा केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, ठीक है ना। और आपको अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे, तो अगर आपको इस तरह के, जिस तरह हम 37 क्वेश्चंस लाए बायोलॉजी में, उस तरह आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी चाहिए, तो जरूर हमको कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और किस तरह का वीडियो, किस तरह का समस्या, आप जरूर कमेंट कीजिए, हम जरूर देखेंगे। अगर सारी बातें, अगर अच्छी मेहनत अच्छा लगा हो, तो जरूर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, फेवर दे सकते हैं भाई साहब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। और कम से कम एक आदमी को तो जरूर आप शेयर कीजिए जो आपके दोस्त हो, करीबी हो, आपके साथ 10th क्लास में पढ़ते हो। इतना काम कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरा क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो देखिए, अमीबा अपना भोजन है कुटपाद द्वारा प्राप्त करता है। बात समझे कि नहीं? अमीबा, बात समझे कि नहीं, अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? कुटपाद के द्वारा प्राप्त करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि अमीबा में जो जनन होता है, जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा में जो जनन होता है अलैंगिक विधि में, आप याद रखिएगा, विखंडन के द्वारा। बात समझे कि नहीं? विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में अपना भोजन। देखिए, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। मतलब जब जनन की क्रिया में, बात समझे कि नहीं, जनन का मतलब नॉर्मल समझिए कि अपने जैसा दूसरा कोई जीव पैदा करना, बात समझे कि नहीं, एक तरह से संतान पैदा करना जनन कहलाता है। अब जनन प्रक्रिया में एक नर और एक मादा, बात समझे कि नहीं, एक साथ मिलेंगे और सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, बात समझे कि नहीं, तो उसे आप कह सकते हैं भाई साहब, उसे आप कह सकते हैं आप लैंगिक जनन। बात समझे कि नहीं? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होते हैं? कोई भी एक, मतलब जो होता है, एक जो है भाग लेता है, बात समझे कि नहीं, कोई एक मतलब जीव भाग लेता है, ठीक है ना, उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ता है। बात समझ आएगी? उसे हम अलैंगिक, जाए देखिए, लैंगिक मतलब जिसमें लिंग का क्या होता है, उसमें यहाँ पर आप समझिए कि दो लिंग का मिलन होता है, बात समझे कि नहीं। और दूसरा क्या हो जाएगा? अलैंगिक, जिसमें लिंग का कोई भी वहां पर संपर्क नहीं है। बात ये वाला नॉर्मल बात आपको समझिएगा। तो यहाँ अमीबा में जो होता है, बात समझे कि नहीं, वो किस तरह का अलैंगिक होता है? अलैंगिक में अलग अलग तरह का विखंडन होता है, बात समझे कि नहीं। एक होता है मुकुलन होता है, अलग अलग तरह का होता है, 5 प्रकार का होता है। कह रहे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से जो होता है घेगा रोग होता है, या ग्वाइटर, ठीक है ना, याद रखिए, घेगा रोग, ग्वाइटर, ठीक है ना। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, और स्कॉर्बी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एड्स जो होता है वायरस से होता है, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का रहेगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? अब देखिए, कवक में जो पोषण की होती है, मृत जीवी पाई जाती है, बात समझे कि नहीं। और स्वपोषी कौन होता है? जीव जंतु। जितने भी जीव जंतु होंगे उनमें स्वपोषी पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए, खुला परिसंचरण, परिसंचरण जो होता है वो होता है कॉकरोच में। आ कहेगा क्वेश्चन कि कॉकरोच जो होता है ये श्वसन किससे लेता है? तो ट्रैकिया से। ट्रैकिया, इनके त्वचा पर एक नाक जैसा उभरा हुआ रहता है, बात समझे कि नहीं, उससे ट्रैकिया, ट्रैकिया से, बात समझे कि नहीं। या फिर मच्छर भी जो होता है वो ट्रैकिया से लेता है, ठीक है ना। अच्छा, मनुष्य जो होता है वो किससे लेता है? फेफड़ा से। फेफड़ा, बात समझे कि नहीं, फेफड़ा से, या जीव जंतु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का रहा है क्या, कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए, मानव हृदय का 4 कोष्ठक, बात समझे कि नहीं। बात समझ गए, जीने के हैं 4 दिन बाकी। बात समझ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये मानव हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। बात समझे कि नहीं। नीलय, बाया नीलय, दाया नीलय, आलिंद में बयानीलय, अति बयालीन, दयालीन, टोटल 4 कोष्ठक होंगे, बात समझे कि नहीं। इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर 4 कोष्ठक, 8 तो होगा ही नहीं, बात समझे कि नहीं। एक लड़का बोल रहा था 8 कोष्ठक। भाई साहब, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक है तो इतना बवाल मचाता है, बात समझे कि नहीं। अगर 8 कोष्ठक हो जाए तो सोचो उसका कितना अफेयर होगा। समझे कि नहीं। मतलब 8 कोष्ठक का मतलब समझ जाओ घर, कमरा, ठीक है ना। तो दिल में 4 कमरा है, बात समझे कि नहीं, जिसमें एक माँ, पिता, ठीक है ना, एक रिश्तेदार, एक पर्सनल होता है जो कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। यही पर्सनल सबसे खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो माँ,
बाप माने माता पिता, एक रिश्तेदार के लिए होता है, बाकी भाई बहन ये सब के लिए, ठीक है ना, और एक पर्सनल होता है। दूसरा किसमें होता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई पड़ता है, तो रक्त जो लाल दिखाई पड़ता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त जो है लाल दिखाई पड़ता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिन मिलाकर सीरम बनता है, बात समझे कि नहीं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, कहेगा जो है जो रक्त होता है, बात समझिए, रक्त में जो है ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन काम करता है, ठीक है ना। रक्त जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बात समझ आया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा शरीर का पीएच परास कितना होता है। हमारे शरीर का पीएच परास अगर पूछेगा तो याद रखिएगा आप, 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में उत्सर्जी क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। देखिए गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है, टैनिन भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। और टैक्सिन जो होता है बेसिकली वो आपको बरगद के पेड़ वगैरह ये सब चीज में जितना में दूध जैसा उजला उजला निकलता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। कभी कभी क्वेश्चन का आएगा क्या कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ कहाँ जमा रखते हैं, तो याद रखिएगा छाल में, ठीक है ना। आप चाहे पत्ती में, ठीक है ना, पत्ती देखिएगा, जब उसमें ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ बढ़ जाएगा तो वो पत्ती पक जाएगा, सूख जाएगा, गिर जाएगा नीचे। छाल में भी उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा हो जाता है तो वो छाल देखिएगा वो क्या हो जाता है कि उसमें वो सूख जाता है, बात समझे कि नहीं। पपड़िया कहते, पपड़िया के बाहर निकल जाता है, उसको पकड़िया खींच दीजिएगा। लेकिन जिस छाल के पास या फिर जिस छाल में ज्यादा से उत्सर्जी पदार्थ नहीं होते हैं, बात समझिए। अब हम ही लोग के देह में क्या होता है, पसीना निकलता है, मैल निकलता है, वो सब क्या उत्सर्जी पदार्थ तो है, ठीक है ना। उसी तरह वहां पर भी वही बात है कि वहां पर छाल के रूप में जमा रह जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य में विक्र निम्न में से किससे संबंधित है, तो विक्र जो होगा, विक्र या फिर यकृत ये जो होगा भाई साहब उत्सर्जन से संबंधित होगा, बात समझे कि नहीं। हमेशा ध्यान रखना है उत्सर्जन से संबंधित। उत्सर्जन करने का मतलब क्या है कि जिस अंग से आपका जो है जितने भी अवांछनीय पदार्थ है, अवांछनीय का मतलब जो जो बेकार पदार्थ है, बात समझे कि नहीं। हम खाना खाते हैं, बात समझे कि मल मूत्र का त्याग करते हैं, वो सब बेकार पदार्थ बाहर निकल जाता है, और जो चीज़ जरूरी होता है वो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस के रूप में, विटामिन के रूप में चला जाता है, बात समझे कि नहीं। और सब जगह अलग अलग अंग तंत्रों में मिल करके काम करता है, उसका वृद्धि करता है, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। मानव का जो मूत्र होता है भाई साहब, वो मानव का मूत्र, अच्छा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बवाल ही आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मानव मूत्र के 100% में अगर बात करें तो 96% जो होता है ना भाई, वो 96% होता है जल। 4% जो होता है ठोस पदार्थ होता है। अब ठोस में क्या होता है, 2% यूरिया होता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, NH2CONH2 नच टू को नच टू याद रखना है। NH2CONH2 तो नच टू को नच टू, ठीक है ना, याद रखिएगा, फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है। तो यूरिया 2%, अब बाकी जो पदार्थ होता है वो भी 2% होता है। तो कहेगा क्या, मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है, 2%। जल कितना प्रतिशत होता है, तो 96%, ठीक है ना। बाकी पदार्थ, अन्य पदार्थ कितना होता है, तो 2%। बिल्कुल बवाल तरीका से समझ गए आप, तो इसका आंसर भी मार सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए कर रखे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होगा न्यूरॉन, और सबसे बड़ा कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा। आप कहेगा सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि, बात समझे कि नहीं, मानव शरीर में, ठीक है ना। तब वहां पर याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यकृत हो जाता है, बात समझे कि नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज है भाई। देखो करा क्या, दो न्यूरॉन के बीच के जो बिंदु को क्या कहते हैं, तो देखिए जब दो न्यूरॉन होगा उसके बीच के बिंदु या फिर उसके बीच का जो जगह होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। और लिगामेंट बेसिकली दो हड्डी के बीच का जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। अगला, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम जस्ट हम लोग पढ़े सिनेप्स कहते हैं। क्योंकि दो तरह से क्वेश्चन पूछा इसलिए डाल दिए हम आपको, ठीक है ना। हालांकि जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना भाई, तो बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीका से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है ना। और भाई साहब जो भी कोई भी एक दोस्त होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप शेयर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और कम से कम भाई साहब ये 1,000 यार पुगवा दो, कितना दिन तक ढोवाओगे भाई। करें क्या, पदार्थ में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। अब देखिए पदार्थों में पाए जाने वाला, यहाँ पदार्थों नहीं होगा, यहाँ पौधों होगा।
कहेगा क्या कि पौधों में पाए जाने वाला क्या होगा, वृद्धि हार्मोन। यानी पौधों में पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन है वो जिबरेलिन है। पौधा मतलब पौधा में पाए जाने वाला क्या होगा, वृद्धि हार्मोन कहेगा तो जिबरेलिन। कहेगा क्या कि पौधे के वृद्धि को रोकने के लिए या फिर पौधे को मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा एब्सिसिक, बात समझे कि नहीं, एब्सिसिक अम्ल, एसिड, बात समझे कि नहीं, वो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर, ये जो इंसुलिन एंड एंड्रीनेलिन और थायरॉक्सिन, ये दोनों है, ये क्या है, ह्यूमन यानी मानव हार्मोन है, बात समझे कि नहीं, और ये पादप हार्मोन है। क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए पौधा के वृद्धि, तो ब से वृद्धि, ब से जिबरलिन, तो ब में दोनों में वृद्धि आ जिब, ब तो जिब्रेलिन, बात समझे कि नहीं, जिब्रेलिन, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए जिब्रेलिन वृद्धि से रिलेटेड है। दूसरा एब्सेसिक अम्ल, बात समझे कि नहीं, तो एब्सिसिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, जब किसी पर आप, अम्ल का मतलब एसिड होता है, तो एसिड मारते हैं तो देखते हैं जल जाता है चेहरा किसी का, नहीं होता है, वो जला देता है जहां पर भी होता है, तो वही बात है एब्सिसिक एसिड, यानी वो वृद्धि को रोकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए उसी तरह का आएगा, कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन 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 पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो एब्सेसिक एसिड। साइको, देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी जो होता है ना भाई साहब, ये साइटो से साइज, साइज, बस समझ गए, यानी इसका भी जो है वृद्धि के लिए, तो वृद्धि किसका, तो तना के वृद्धि के लिए, पतियों के, पतियों की बात समझे कि नहीं, वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन होता है, बात समझे कि नहीं। जिस पौधे में साइटोकाइनिन कम होगा उसका वृद्धि रुक जाता है, तना होना जो है उसका तना ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं होगा, उसका पत्ता पतला पतला होता है, ठीक है ना। जिब्रेलिन क्या है, उसके वृद्धि के लिए लंबा होगा, बात समझे कि नहीं, मोटा होगा, ठीक है ना, तो वो जिब्रेलिन हो जाएगा। एब्सेसिक उसके पत्तियों को मुरझाने या फिर उसके वृद्धि को रोकने के लिए। ऑक्सिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है, पादप का मतलब पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, इसलिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पादप हार्मोन है। अलग अलग टाइप का रहेगा, उनमें से एक ऑक्सिन रह जाएगा, एक जिब्रेलिन रहेगा, साइटोकाइनिन, एफसीसी अम्ल, ये चार को आप याद कर लीजिएगा ना, तो बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम लोग भी आगे बढ़ के बवाल मचाते हैं। कह क्या, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी हम जस्ट बात किए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग, और लंबा कोशिका कहेगा तो ये आपको याद रखना है न्यूरॉन, न्यूरॉन सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन। और दो न्यूरॉन कोशिका के बीच के जगह को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, बीच के बिंदु को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला का रखे, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है, हार्मोन को कहा जाता है। रासायनिक दूध किसको कहा जाता है, मतलब हार्मोन को कहा जाता है, बात समझे कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर जो क्रिया होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। व्यक्ति का हार्मोन पर डिपेंड करता है, उसका बाल झड़ जाएगा, बाल पक जाएगा, बाल नहीं उगेगा, बाल ज्यादा आएगा, लंबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बात समझे, ये सारा हार्मोन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, घेगा आयोडीन की कमी से, एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, ये भाई बड़ा बवाल क्वेश्चन है, इसको साफा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, एकदम फेविकॉल से चिपकाने वाला बात है ये। कह रहा है क्या, फूल में नर प्रजनन, तो नर का मतलब क्या होता है, मेल, नर का मतलब क्या होता है, मेल। अब मादा का मतलब क्या होता है, मादा, मादा का मतलब माँ यानी फीमेल, बात समझे कि नहीं, फीमेल, मादा का मतलब फीमेल, और नर का मतलब यहाँ पर मेल। तो नर कहेगा तो पुंकेसर, नर कहेगा तो पुंकेसर, नर किससे संबंधित, पुंकेसर से। कहेगा मादा जनन अंग, मादा प्रजनन, मादा प्रजनन, प्रजनन फूल में, तो इसका हो जाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो दो गो बात हो गया, कहेगा फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर, अब मादा प्रजनन अंग कौन सा है, तो स्त्री केसर, ठीक है ना, दिमाग लगा के रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विखंडन होता है, अब द्विखंडन अमीबा में होगा, बस समझे कि नहीं, अमीबा में होगा पैरामीशियम, द्विखंडन, द्विखंडन लिस्मेनिया, द्विखंडन होता है अमीबा, ठीक है ना, अमीबा। देखिए विखंडन विधि का, द्विविखंडन की विधि के द्वारा होता है, अमीबा में होता है, ठीक है ना। ये अमीबा पैरामीशियम लिस्मेनियम, हाँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए यार, इनमें से सभी होना चाहिए, इस सभी में द्विखंडन विधि के द्वारा, द्विखंडन विधि, द्विखंडन अब होना, लेकिन यहाँ आंसर तो मैक्सिमम अमीबा आता है, ठीक है ना, अमीबा। इनमें से सभी रहे तो सभी मार सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं है तो अमीबा मारिए, ठीक है ना, अमीबा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया क्या कि मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन, तो मुकुलन ये सभी क्या है, अलैंगिक प्रजनन का भाग है, जनन का भाग है, बात समझ प्रकार है अलैंगिक, जिसमें दो लिंग के मिलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मुकुलन कहेगा तो याद रखिएगा ईस्ट हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है ना, और फंगस, फंगस, ठीक है ना, फंगस।
ईस्ट हाइड्रा और फंगस, ये तीन को जो है भाई साहब ये मुकुलन विधि। अब बाकी जो आ जाएगा पैरामीशियम मार जैसे पैरामीशियम लिस्मेनियम अमीबा, ये सब क्या है, ये सब भाई साहब याद रखिएगा विखंडन विधि द्वारा द्विविखंडन बहुविखंडन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा, तो विखंडन विधि द्वारा अमीबा में। ठीक है ना। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो परागकण बनाने के लिए पुंकेसर ज्यादातर इस जो होता है उत्तरदायी होता है। अब परागकण जहां रहेगा उसे पराग कोष कहते हैं। कहेगा परागकण कहाँ पाया जाता है, तो पराग कोष में। कहेगा हाइड्रा, अभी देखिए हाइड्रा में आ गया था प्रजनन की विधि मुकुलन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखना, बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मुकुलन हाइड्रा हो गया, चाहे ईस्ट हो गया, चाहे फंगस हो गया, बात समझे कि नहीं, फंगस हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन करेक्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में अभी जस्ट बात की ईस्ट में। अगला क्वेश्चन कर रहा है पराग कोष में होता है। देखो ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार फालतू कम लिखे हुए हैं। ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसको तनी बढ़िया से रट लीजिएगा एकदम बवाल तरीका से। करेगा पराग कोष में होता है तो क्या होगा, पराग कण होगा। पराग कोष में क्या होगा, पराग कण। करेगा अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो होता है निषेचन की प्रक्रिया क्या होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलेगा तो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज। ठीक है ना। तो युग्मनज ये फैलोपियन नली में होता है। ये जो होता है फैलोपियन नली जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये मादा में पाया जाता है। मादा का मतलब स्त्री में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। बात समझेंगे, फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका में ही जो होता है अंडाणु मिलता है, बात समझेंगे, किससे, शुक्राणु से। तो वहीं पर क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है ना। देखिए किसी महिला का आप लोग सुनते होंगे कि ऑपरेशन करके नस, यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये फैलोपियन नलिका को काट के हटाया जाता है, जिससे वहां पर क्या हो जाता है, वो जनन यानी प्रजनन का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, महिलाओं में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। कह कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग यानी मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन यानी ये पुरुषों का हार्मोन है, पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन करें कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, देखो एक होता है शुक्राणु, शुक्राणु शुक्राणु, एक होता है अंडाणु, अंडाणु। तो लड़का सब यहाँ पर पगला जाता है कि भाई शुक्राणु अंडाणु क्या है। देखो शुक्राणु जो भाई साहब है ना, वो भाई साहब मेल में होता है, मेल में मतलब कि नर में होता है, बात समझे कि नहीं। जबकि अंडाणु जो होता है फीमेल में होता है, यानी मादा में होता है, बात समझे कि नहीं, स्त्री में होता है। तो यानी अब देखो इसमें ट्रिक क्या रखना है, जैसे मान लो कि अंडा जो होता है मुर्गा देता है कि मुर्गी देती है, अंडा देती है मुर्गी, तो मुर्गी फीमेल होगी, उसीलिए अंडाणु हो गया फीमेल। ठीक है ना। अब बचा एगो शुक्राणु, तो शुक्राणु कौन हो जाएगा, तो शुक्राणु हो जाएगा भाई साहब कौन, नर हो जाएगा, मादा हो जाएगा, सॉरी वहां पे क्या हो जाएगा आपका, मेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो शुक्राणु जो होता है निर्माण कहाँ होगा, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर वृषण, वृषण होगा, ये वृषभ लिखा गया है गलती से, यहाँ पर क्या होगा, वृषण हो जाएगा। अंडाशय में अंडाणु बनेगा, तो यानी अंडाशय जो होगा वो कहाँ होगा, ओवरी जो होगा वो महिला में पाया जाएगा। अब वृषण जो होगा वो कहाँ होगा, ये पुरुष में पाया जाएगा, पुरुष में पाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए शुक्राणु का निर्माण वृषण में होगा, वृषण कहाँ होगा, पुरुष में होता है। जबकि अंडाशय का निर्माण, जो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाशय कहाँ होता है, महिलाओं में होता है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा करा क्या, मंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधा का, तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना, मेंडल होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना अपने अनुवांशिकी, बात समझी कि नहीं, अनुवांशिकी, ठीक है ना, का प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा का यूज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा। कितना गुलाब के पौधा लगा देगा, क्योंकि गुलाब प्रेम का प्रतीक है। ठीक है ना, इसीलिए लड़का सब गुलाब का पौधा कितना मार देता है। तो ए भाई ऐसा नहीं है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, भाई साहब बड़ी बवाल क्वेश्चन, यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जब भी हम गुणसूत्र का बात करते हैं तो 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम, बात समझे कि नहीं, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ना भाई साहब, वो 2 तरह का होता है, दो। सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है, एक जोड़ी 2 होता है, ठीक है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई होता है। जबकि ऑटोसोम की बात करेंगे वो 22 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी होता है, बात समझे कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, तो पूर्ण जोड़ा आप देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। जो ये 22 जोड़ा, आप मनुष्य में कहेगा कुल गुणसूत्र कितना होता है, बात समझे कि नहीं, तो कुल गुणसूत्र 23 जोड़ा हो जाएगा, 23 जोड़ा 46 को होता है। तो 22 को तो जो होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है, मेन जो निर्धारण होता है वो जो होता है आपको सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, सेक्स क्रोमोसोम पर, बात समझे कि नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, बात समझे। तो कहेगा लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, बात समझे कि नहीं, किस में पाया जाएगा, पूर्ण जोड़ा का मतलब एक ही जैसा दूगो, तो एक ही जैसा दूगो जो होता है ना वो स्त्री में पाया जाता है। बात समझे कि एक्स और एक्स, तो एक्स और एक्स कहाँ पाया जाएगा, वो फीमेल में पाया जाता है।
जबकि एक्स और वाई ये एक जैसा नहीं है, बात समझ नहीं, तो ये पूर्ण जोड़ा नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा पुरुष में, पुरुष में पाया जाएगा, बात समझ नहीं। तो ध्यान रखना है, कहेगा क्या कि पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाएगा, तो पूर्ण जोड़ा पाया जाएगा स्त्री में, बात समझ नहीं। कहेगा कि पूर्ण जोड़ा अपूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा भाई साहब पुरुष में, बात समझ नहीं। अब पुरुष में कौन कौन होता है, तो एक्स वाई, और यही यहाँ पर वाई निर्धारित करता हुआ कि लड़का होगा कि लड़की। अगर मान लीजिए कि सेम मिल गया तो लड़की हो जाएगी, अगर एक्स एक्स मिल गया तो लड़की हो जाएगी, अगर एक्स और वाई से मिल गया तो लड़का हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा, एक्स एक्स मिलेगी तो लड़की होगी, बात समझे कि नहीं। तो ये डिपेंड किस पर करता है, पुरुष पर। अब मान लीजिए महिला के पास तो केवल एक्स एक्स है, और हमारे में से अगर एक्स चला जा रहा है तो एक्स एक्स मिल जाएगा तो लड़की हो जाएगा, और वाई चला जा रहा है, बात समझे कि नहीं, डन, तो क्या बन जाएगा, ये लड़का बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र पर होगा, तो पुरुष के गुणसूत्र पर होता है, बात समझे कि नहीं। वो कौन सा गुण, तो लिंग गुणसूत्र पर, बात समझे कि नहीं। लिंग गुणसूत्र कौन होता है, दो होता है, बात समझे कि नहीं। कुल गुणसूत्र कितना होगा, तो 46 को होगा। अब ये इसे हम कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं, कायिक, कायिक गुणसूत्र, गुणसूत्र। अब कायिक ऑटोसोम, ठीक है ना, इंग्लिश। अगर मान लो ऑटोसोम यहाँ सेक्स क्रोमोसोम लिख दिए, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मान लो तुमको हिंदी नहीं समझ आ रहा है, तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछेगा कथी में, आपको जब जाइएगा एग्जाम में, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो इंग्लिश वो पढ़ लेना। तो जहाँ ऑटोसोम लिखा रहेगा वहाँ 22 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम, तो 2 जोड़ी, और टोटल क्रोमोजोम पूछेगा तो 23 जोड़ी, 46 को, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्री में कैसा, अभी जस्ट बताया कि एक्स एक्स होता है, स्त्री में कौन सी होगा, एक्स एक्स, जो कि एक्स वाई कथी में होगा, पुरुष में होता है, वाई वाई नहीं होता है, वाई वाई किसी में नहीं होता है, बस हम देख नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, अवशेषी का मतलब क्या हो गया, जो फालतू के जितना पदार्थ होगा उसको अवशोषण करेगा, तो अपेंडिक्स, देखते हैं ना, अपेंडिक्स जो होता है ये अवशेषी अंग है, हमारे अंदर के जितना भी फालतू का चीज होता है वो अवशोषण कर लेता है, और जिसके शरीर में ज्यादा अवशेषी अंग होगा वो अपेंडिक्स वो बढ़ जाता है, बात समझ। अब जितना ज्यादा फालतू का चीज घुसेगा वो बढ़ेगा, और जब ज्यादा बढ़ेगा एक समय ऐसा आता है कि फट जाएगा, अगर टाइम पर नहीं निकाला गया तो, ठीक है ना। तो फट जाएगा तो वो जहरीला पदार्थ होता है, आदमी मर जाएगा, पूरा अंदर जहर फैल जाता है। इसीलिए अपेंडिक्स जो होता है ये अवशेषी अंग होता है, बस अब एक नहीं, इसको बाद में निकाल भी दिया जाता है जब बड़ा हो जाता है या फिर वो खराब हो जाता है, तो ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीच, स्पीचेज नहीं होगा, देखिए गलती लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखिएगा डार्विन नाम, डार्विन ने जो था ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था डार्विन नामक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने। दूसरा कह रहा है द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया जो था ना, रॉबर्ट ब्राउन ने लिखा हुआ था। देखिए रॉबर्ट ब्राउन का नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहेगा कोशिका के केंद्रक, तो केंद्रक का खोज किसने किया था, या फिर इसी को कहते हैं कि हम लोग कोशिका यानी सेल न्यूक्लियस, ठीक है ना, सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। कभी कभी कहेगा क्या, आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। कहेगा क्या, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका, ठीक है ना। तो जीवित कोशिका का खोज किया था वो लिवेन हॉक ने, लिवेन, लिवेन हॉक, तो लिवेन हॉक ने। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया, लिवेन हॉक ने। कोशिका खोज किसने किया सर्वप्रथम, या कोशिका नामक सेल नामक शब्द का प्रयोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, तो वो रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। और कहेगा केंद्र का खोज किसने किया था, तो आप याद रखिएगा न्यूक्लियस में कहा जाएगा। अच्छा कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, तो भित्ति कहेगा, तो भित्ति, भित्ति कहने का मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे मजबूती की बात कर रहा है, भित्ति, बात समझ गए, तो मजबूती, इसलिए पादप, ठीक है ना। तो आदमी और पेड़ पौधा लकड़ी में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, लकड़ी होगा, ठीक है ना। उसको कुछ मतलब समझिए मजबूत होता है, आदमी थोड़े उतना मजबूत होगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा, तो पादप में। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, झिल्ली किस में पाया जाएगा, तो दोनों में पाया जाता है, पादप और यहाँ पर याद रखिएगा क्या नाम है, पादप और आपको जीव जंतु में, ठीक है ना, दोनों में पाया जाता है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंदर में जो है वो जो क्वेश्चन हमारे अंदर भरा पड़ा है उसको तुमको समझा देते हैं, भाई एग्जाम में जाना तो बवाल में जाना है, ठीक है ना। अगर एक और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा क्या, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है ना, केंद्रक द्रव दोनों को मिला के क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि एक जो सेल होता है, तो सेल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव, कोशिका के केंद्रक के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव। दोनों अगर द्रव को निकाल दीजिएगा तो कोशिका मृत हो जाता है, मर जाता है। यानी कहने का मतलब उसके जीवन के लिए क्या है, ये दोनों द्रव, ये दोनों लिक्विड बहुत जरूरी है, इसलिए इसको नाम दे दिएगा जीव द्रव, यानी जीवन द्रव है। बस समझे कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई साहब ये था टोटल आपका बवाल जो है, आपका क्वेश्चंस जो आपका 37 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल हमेशा बवाल मचाने वाला क्वेश्चन। अगर भाई साहब ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास जरूर, अपने किसी दोस्त के पास शेयर कीजिए। अगर भाई साहब आपको लगे कि ठीक कंटेंट है, अच्छा है, मेहनत किया गया हुआ है, और आपको लगता है कि कोई और भी सब्जेक्ट में है आपके लिए इस तरह का क्वेश्चंस लाए हम इंपॉर्टेंट, तो जरूर कमेंट बॉक्स में छापिए, बिल्कुल बवाल तरीका से। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में लाएंगे। अब आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, आपको अगर आपको चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट लाएं तो उसका भी हम वीडियो ला देंगे। तो जरूर कमेंट कीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा हम लोगों, आप जब कमेंट करते हो तो हमें भी एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें कैसे काम करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बात समझ रही। और थोड़ा सा अगर कोई पॉजिटिव मैसेज आता है तो थोड़ा सा और एनर्जी मिलता है। बाकी इससे पैसा वैसा थोड़े ही मिल रहा है अभी कुछ यार, बस यही चल रहा है तुम्हारे भरोसे, ठीक है ना। बस तुम भी एक अच्छा सा काम कर सकते हो, दोस्तों के पास शेयर वर्क करके सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़वा सकते हो, दूसरा क्या, ठीक है ना। बाकी सब तो सब चल ही रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।